मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय शासन यानी कर्नाट वंश में इतिहास। सिख धर्म सल्तनत काल में बिहार, अफ़गान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी और मुग़ल काल में बिहार। इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तुर्क शासन, ठीक है, तुर्क शासन में बिहार के बारे में देखते हैं हम लोग। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे-छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासक, ठीक है, जो उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासक था, इसका जो क्षेत्र था, दक्षिण में गंगा नदी, उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ था, पूरब में महानदी से, और इधर पश्चिम में जो है कि आपका गंडक नदी से घिरा हुआ था। ये आपका कर्नाट वंश का जो शासक था इसी बड़े क्षेत्र में था। आइए आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार, ठीक है, बख्तियार खिलजी की जो पहली महत्वपूर्ण सफलता थी उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा, विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया। विश्वविद्यालयों में उसने आग लगा दिया था। तो ये विश्वविद्यालय में जब आग लगाया था लगभग ये 6 महीने तक पूरा जला था, ठीक है। इसमें चूँकि बहुत बड़ी-बड़ी पुस्तकालय थी, धर्मगंज, रक्तगंज ऐसे करके 3-4 पुस्तकालय थी, वो लगभग 6 महीने के करीब जली थी, पूरी बिल्डिंग जल रही थी 6 महीने तक। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 1204 ईस्वी नदिया बंगाल पर चढ़ाई की और सेन वंश की राजधानी पर उसने सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था, ठीक, लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार खिलजी इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था सेन वंश, ठीक है। सबसे पहले यदि भारत में पूछता है कि हिंदी में अपना अभिलेख कौन उत्कीर्ण करवाता है तो सेन वंश है, ठीक है। हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला भारत का पहला शासक सेन शासक था। लक्ष्मण सेन था सेन वंश का। स्थानीय कर्नाट वंश के बारे में देखते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश यानी मिथिला के क्षेत्र में लोग थे, जो अभी आपको ऊपर हम बताए हैं वही वाला क्षेत्र था। पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र कर्नाट वंश का उदय हुआ। जैसे पाल वंश का उदय होता है, ठीक है, उसी के बाद तिरहुत और मिथिला वाले क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय होता है। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, ये पूछा गया है आपसे। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। कर्नाट वंश की जो राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव था। इसको भी याद रखिएगा, ये भी हो सकता है पूछ लिया आपसे। नरसिंह देव बख्तियार खिलजी के समय ये था, जब उस समय आक्रमण किया था 1198 ईस्वी में। उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जानते ही हैं, ठीक है। जब सेन वंश का इसका संघर्ष चल रहा था, सेन वंश को इसने नष्ट कर दिया, तो कर्नाट वंश ने इसका सहयोग किया था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगम का अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामियों ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना भेंट था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 ईस्वी के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है। जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान पर जाता है 1324-25 ईस्वी के आसपास, तो वो कर्नाट वंश पे अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। इस क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार कर लिया।
गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। ठीक है, हरि सिंह देव यही कर्नाट वंश का अंतिम शासक भी थे। ठीक है, ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ठीक है, जब वो आक्रमण करता है खिलजी, बख्तियार खिलजी, तो उस समय जो कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था, याद रखिएगा। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसे पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। ठीक है, करेक्ट, उसी के समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ, मतलब पंजी प्रबंध कोई प्रणाली होगी, उसका विकास हुआ था। सल्तनत काल में बिहार देखिए, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। ठीक है, क्योंकि ये बिहार वाला क्षेत्र बंगाल और दिल्ली के बीच में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी बंगाल पे आक्रमण करने जाता था वो बिहार पे एक झटके में आक्रमण जरूर करता था। उसी क्षेत्र से आना जाना था इन लोगों का, बंगाल जाने के लिए इसी क्षेत्र का इस्तेमाल करते थे, बिहार से होकर के ही बंगाल की तरफ जाते थे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश पहला सुल्तान होता है जो बिहार पे आक्रमण करता है। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार, ठीक है, 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर आक्रमण किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया। ठीक है, कह रहा है कि जब 1225 में इल्तुतमिश जब अधिकार करता है बंगाल और बिहार पे, ठीक है, परंतु यह अधिकार जो उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो, जैसे कि इसका उत्तराधिकारी बनता है इल्तुतमिश का, उसके समय बंगाल और बिहार पर से अधिकार फिर समाप्त हो जाता है। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया। पटना और गया से उसने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब जो इसका फिरोज शाह तुगलक का जो अभिलेख है पटना और गया से प्राप्त हुआ है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिलता है। मतलब फिरोज शाह तुगलक जो कि राजगीर के जैन मंदिर था उसमें इसने कुछ अनुदान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था, ये याद रखिएगा। तुगलक काल में, जब तुगलक काल आता है तो उस समय बिहार की जो राजधानी था बिहार शरीफ था। उस काल में बिहार शरीफ का नगर जो है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो कि मलिक इब्राहिम का है, जो कि मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार के नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान, ठीक है, शासन में बिहार, ठीक है, मतलब जो अफगान शासक था वो बिहार में शासन किया, उसके बारे में देखते हैं इसमें करके। सिकंदर लोदी 1495-96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी, ठीक है, ये दरिया खां नुहानी, दरिया खां लुहानी, कहीं लुहानी देता है तो घबराइएगा मत। ठीक है, लुहानी या लोहानी, ठीक, दरिया खां लोहानी का है या दरिया खां नुहानी का है, एक ही व्यक्ति है। दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक यानी राज्यपाल नियुक्त किया। मतलब जो सिकंदर लोदी था, ठीक है, 1495 से 96 ईस्वी के, दरिया खां नुहानी को बंगाल में अपना प्रशासक नियुक्त करता है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। ठीक, अब क्या हुआ कि जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो दरिया खां नुहानी था, ठीक है, उसका लड़का था बहार खां नुहानी, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय होता है। ठीक, अब शेर शाह सूरी के बारे में देखिए। शेर शाह सूरी से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसकी जो शासन प्रणाली, मुद्रा प्रणाली बहुत अच्छा था, इसीलिए यहाँ से पूछा जाता है। शेर शाह सूरी का जन्म जो कि 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था जो कि सासाराम के जमींदार थे। बचपन का नाम जो कि शेर शाह सूरी का फरीद था, ठीक है, उसके बचपन का नाम पूछा जाता है फरीद था। बहार खां नुहानी
ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक, देखिए हुआ क्या कि ये बहार खान नुहानी जो था, ठीक है, बहार खान नुहानी ये शिकार खेलने गया था। ठीक है, उसी के साथ ये शेरशाह सूरी भी था। ठीक है, फरीद का पहले उसका नाम था, ये भी उसी साथ में था इनको सबों के साथ। जब शिकार खेलने गया था, पहले राजा महाराजा शिकार खेलने जाते ही थे सब। ठीक है, तो इस पे एक आक्रमण कर देता है, ध्यान से सुनिएगा। जो बहार खान नुहानी था, इस पे एक शेर आक्रमण कर देता है। उस शेर को जो फरीद खां था, एक ही बार में, ठीक है, एक ही झटके में एक तलवार से मार गिराता है। तो बहार खान नुहानी जो है कि इसको शेर खां की उपाधि देता है, शेरशाह सूरी को, जिसका मूल नाम फरीद खां था। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा पत्नी दुद्दू बेगम, ठीक है, इसका आयु बहुत ज़्यादा था, दुद्दू बेगम का आयु बहुत ज़्यादा था, इनसे वो शादी कर लेता है। कौन? शेरशाह सूरी, जो फरीद खां था, बिहार क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई बंगाल को में, ठीक है, सूरजगढ़ की लड़ाई कहाँ पे होता है? 1534 ईस्वी में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लेता है। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसे शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ये आपसे पूछा गया कि शेर शाह ने किस युद्ध में, ठीक है, किस युद्ध जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया था? 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। 1540 ईस्वी में कन्नौज ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर, ठीक है, दोबारा हुमायूं को पराजित करता है। 1540 में सूर्यवंश की स्थापना कर दी। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। ठीक है, पटना का दुर्ग बनवाता है, पटना शहर की स्थापना उदयन करता है। ठीक है, लेकिन इस पटना का जो आधुनिक नाम है, ठीक है, जो पटना पड़ता है वो शेरशाह दुर्ग, ठीक है, शेरशाह के द्वारा वो दुर्ग बनवाया जाता है, पटना दुर्ग, और तभी से जो पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ गया। अब्दुल शाह के तारीख़ दाऊदी में इस बात की चर्चा की गई है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान में गोला फटने से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का युद्ध जब ये लोग जीत रहे थे तो बहुत सारे गोले रखे गए थे। ठीक है, वही गोले के पास ही खड़ा होकर के एक उक्का नाम का अग्नि यंत्र था, ठीक है, जो गोला बारूद फेंकता था। तब जो कालिंजर की दीवार था उस दुर्ग से टकरा करके एक गोला आकर किसी में गिर जाता है तो सारे गोले फटने चालू हो जाते हैं और यहीं पे ये पूरी तरह से घायल हो जाता है। कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया था। ठीक है, ये पूरी तरह से बनवा नहीं पाया था अपना मकबरा, लेकिन इस्लाम शाह उसका लड़का जो बनवाता है। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत का आकार जो कि अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये पीछे में पूछा गया तो शेर शाह की मकबरा का डिजाइन कैसा था? तो अष्टकोणीय था। आगे शेर शाह ने बिहार में रोहतास का किला, ठीक है, रोहतास जिला है, वहाँ पर रोहतास का किला बनवाता है शेर शाह। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। ठीक है, इसकी जो लगान निर्धारण की प्रणाली थी शेर शाह की थी, बहुत ही बेहतरीन था, उसको अकबर भी अपनाता है। शेर शाह की शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जो कि जलाल खां, ठीक है, इस्लाम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बढ़ जाता है। 1500 मतलब सूर्यवंश जो है कि आपस में फूट पड़ जाता है, 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा एवं सरहिंद में, ठीक है, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित किया और सूर्यवंश का अंत हो गया। ठीक है, मछीवाड़ा के युद्ध में सूर्यवंश का अंत हो जाता है। अब देखिए बिहार में मुगलों का क्या संबंध था बिहार से, अब इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। मुगल काल में बिहार शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही। ठीक है, जैसे शेर शाह मृत्यु होता है तो इस्लाम शाह के द्वारा कुछ वंशों तक चलाया जाता है। ठीक है,
लेकिन 1555-56 ईस्वी में मुगल राज्य पुनः स्थापित हो गया था। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी, ठीक है, ये पूछा गया है। ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन होता है, ठीक है। दिल्ली में जब मुगल सत्ता की, देखिए अब शेरशाह सूरी बिहार से दिल्ली चला जाता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है कुछ समय तक, उसका लड़का इस्लाम शाह शासन करता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जब दिल्ली पे मुगलों का कब्जा होता है, उस समय बिहार में ताज खां करारानी था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक है। ये 1576 ईस्वी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने बंगाल पर कब आक्रमण किया था, तो 1576 ईस्वी में। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ, ठीक है। दाऊद खां जो अफगान वंश का अंतिम शासक, बंगाल पे शासन इसी ने किया था। आगे 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों के द्वारा एक सूबा प्रांत दर्ज किया गया, ठीक है। 1580 में बिहार को मुगलों ने एक सूबा या प्रांत का दर्जा दे दिया। अकबर के द्वारा मुनीब खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति यानी 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। गढ़ किला की निर्माण कौन करवाया था, शेरशाह सूरी, अभी पीछे देखा गया है। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। जहांगीर के समय जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता है। ये पूछ सकता है कि मुगलों को हीरा और सोना पूर्वी भारत में कहाँ से प्राप्त होता है, तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता है। आइए आगे। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को, ठीक है, जहांगीर जो है कि 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया और इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। मतलब जहांगीर के बाद जो है कि बिहार का प्रांतपति पद था केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया। ये पूछा गया कि पटना का नाम अजीमाबाद कौन रखता है, अकबर का प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा और उसका सौंदर्यीकरण करवाता है। उत्तर मुगल काल में शासक, ठीक है, उत्तर मुगल काल में शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना राज्याभिषेक औपचारिक रूप से करवाया। यह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती है, ठीक है। मतलब जो जैसे मुगल सत्ता थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरी तरह से उसका क्षय होता चला गया, ठीक है। बिहार बंगाल की भाग गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब पूरी तरह से बंगाल अब यहाँ से स्वतंत्र होना प्रारंभ हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां जो है कि 1727 ईस्वी तक बिहार, ठीक है, बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा, ठीक है, 1727 तक। उसके बाद सरफराज खान नवाब बनता, ठीक है। ये पूछा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा बिहार का नियुक्त किया अंतिम सूबेदार कौन था, तो मुर्शीद कुली खां, ठीक है। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन बैठा, ठीक है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दे करके अपने पद को अस्थायी बना दिया। कौन, सरफराज खां, ठीक है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक, ठीक है, अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। अब सिख धर्म के बारे में देखते हैं, इनका बिहार से क्या संबंध है। सिख धर्म और बिहार करके, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर आदि की यात्रा की। कौन, गुरु नानक देव। करके सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी
सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। ठीक है। सिख धर्म का 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी, ठीक है, में 10वें गुरु बने। 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये पॉइंट याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब करते हैं? तो 1699 ईस्वी में। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना, ठीक है, तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। नहीं, आगे, ठीक है। अब यहाँ से आधुनिक बिहार खत्म हो गया। आधुनिक बिहार हम एक वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। ये 2 वीडियो में आधुनिक बिहार को खत्म किया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आधुनिक बिहार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डिटेल 2-3 बार आप देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।